गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज से अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वास्थ्य वगैरह अच्छा होगा। आप सब लोगों का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और आज संडे है, फिर भी सोचा कि एक व्याकरण की क्लास ले ही जाती है, तो आज ऑनलाइन क्लास ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए आज जो है हम लोग कल काल पढ़ा था और अब हम आज पढ़ेंगे अव्यय यानी कि अभिकारी शब्द, जिनमें कि 4 अभिकारी शब्द आते हैं। तो क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो हम लोग पहले अव्यय समझते हैं कि अव्यय क्या है, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्रिया विशेषण। तो अव्यय शब्द किन्हें कहा जाता है, और आज मैं आप लोगों को क्रिया विशेषण में कुछ नहीं बताऊंगा, यानी कि पढ़ाने के लिए तो मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि कुछ नहीं बताने का मतलब है कि मैं सिर्फ आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपका क्रिया विशेषण कभी भी गलत नहीं होगा। तो चलिए पहले हम लोग अव्यय पढ़ लेते हैं या अभिकारी शब्द पढ़ लेते हैं। अव्यय या अभिकारी शब्द, तो रूप के आधार पर 2 प्रकार के शब्द होते हैं, मैं पहले बता चुका हूं। एक होता है विकारी, दूसरा होता है अभिकारी या अव्यय शब्द। विकारी हम पढ़ चुके हैं। विकारी में आता है क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, यानी कि जिनमें विकार उत्पन्न होता है, अर्थात जिनके रूप में परिवर्तन हो जाता है उन्हें विकारी बोलते हैं। जिनके रूप में परिवर्तन नहीं होता उन्हें हम अविकारी बोलते हैं, किसी के आधार पर भी। ठीक है, जिनके रूप में परिवर्तन ना होता हो उन्हें हम क्या बोलते हैं? अविकारी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए अव्यय यानी जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के बदलाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैंने इसमें लिखा हुआ है कि लिंग, वचन, कारक आदि के बदलाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जिन शब्दों पर, उन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं? अव्यय बोलते हैं या अभिकारी शब्द बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि जिनका रूप नहीं बदलता, अर्थात वे शब्द जिनका रूप नहीं बदलता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? अव्यय कहते हैं। और ये एलटी में पूछा गया है। ठीक है, विकारी भी पूछा गया है, अभिकारी भी पूछा गया है। तो यानी कि जिनका रूप नहीं बदलता, सिर्फ इतना याद रखिए, उसी को ही क्या बोलते हैं? अविकारी बोलते हैं या अव्यय बोलते हैं। आ और व्यय, अव्यय का मतलब होता है यानी जो व्यय ना हो, और अविकारी यानी विकारी का मतलब है कि बदलाव, और आ का मतलब नहीं, यानी कि जिसमें विकार उत्पन्न ना हो, वे शब्द अविकारी कहलाते हैं, यानी कि अव्यय कहलाते हैं। तो आप यानी कि इसका अर्थ समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के बदलाव का, यानी लिंग बदलिए, वचन बदलिए, कारक बदलिए, कुछ भी बदलिए, ठीक है, उसमें बदलाव से कोई परिवर्तन नहीं पड़ता है, यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उन्हें अभिकारी बोलते हैं, अव्यय बोलते हैं, यानी कि जिनका रूप नहीं बदलता है। और ये 4 हैं, इन्हें बोला जाता है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। और कुछ लोग इन्हीं के साथ क्या लगाते हैं? निपात को भी लगा लेते हैं। ठीक है, कि निपात भी है। तो निपात क्योंकि उनका कोई महत्व नहीं होता, वो इन्हीं शब्दों में से आते हैं, तो निपात भी है। तो हम यदि बात की जाए कि कुल कितने अव्यय हैं या अभिकारी शब्द हैं, तो निपात भी इसके अंतर्गत आ जाता है। या ये पूछा जाता है निपात किस प्रकार का शब्द है, तो वो अव्यय है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, निपात जो है वो अव्यय शब्द है, और इन्हीं में से ही निपात क्या होते हैं? बनते हैं। कोई संबंध बोधक हो सकता है, कोई क्रिया विशेषण हो सकता है, कोई समुच्चय बोधक हो सकता है। ठीक है, तो इन्हीं तीनों में से क्या होते हैं? वो यानी कि जो निपात हैं बनते हैं, इसलिए वो भी क्या है? अव्यय होते हैं। तो निपात तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्रिया विशेषण। तो क्रिया और विशेषण 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। क्रिया और विशेषण, इसका मतलब है, विशेषण का मतलब है विशेषता बताने वाले शब्द। तो किसकी विशेषता बताने वाले? जब मैंने विशेषण पढ़ाया था तो बताया था कि हम 3 रूप में इसको देखते हैं। जब विशेषण का संबंध विशेष से होता है तो उसे हम विशेषण बोलते हैं,
अर्थात संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वालों को विशेषण कहते हैं। जब विशेषण का संबंध किससे होता है, विशेषण से ही होता है, तो उसे हम बोलते हैं प्रविशेषण। ठीक है, यानी जो विशेषण की विशेषता बताता है, या विशेषता बताने का मतलब है कुछ अतिरिक्त चीज जोड़ता है, और जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें बोला जाता है क्रिया विशेषण। ठीक है, तो जो क्रिया विशेषण है उसे हम आज पढ़ेंगे। इसका मतलब है कि जो अभिकारी शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, ठीक है, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यानी कि क्रिया में कुछ विशेषता जोड़ते हैं, या क्रिया की विशेष यानी कि क्रिया में कुछ अतिरिक्त बताते हैं, अतिरिक्त जानकारी देते हैं, ज्ञान देते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण बोलते हैं। ठीक है, तो यानी कि क्रिया विशेषण क्या है, अभिकारी शब्द हैं, और ये क्या करते हैं, वो क्रिया की विशेषता बताते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। समझ में आ गया। यानी विशेषता बताने का मतलब है कुछ अतिरिक्त उसके विषय में क्या करते हैं, जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक है, यानी उसमें विशेषता ला देते हैं। अब इसके बाद इसके भेद हैं। तो क्रिया विशेषण के कुल कितने भेद हैं, विशेषण के कितने भेद हैं। ठीक है, तो विशेषण के हमने कितने भेद पढ़े थे, याद है, एक गुणवाचक, दूसरा परिमाणवाचक, तीसरा संख्यावाचक, और चौथा कौन सा, सार्वनामिक विशेषण। तो 4 पढ़े थे। तो क्रिया विशेषण भी कितने हैं, 4 ही हैं। ठीक है, तो क्रिया विशेषण भी 4 हैं। वो विशेष की विशेषता बता रहे थे, यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहे थे, और ये किसकी विशेषता बताएंगे, ये, ठीक है, क्योंकि इसे गिना नहीं जा सकता, तो जो है ना संख्यावाचक वगैरह आएगा नहीं, तो इसके 4 भेद हैं। पहला है कालवाचक। काल का मतलब है यानी कि जिससे काल का बोध होता है। ठीक है, यानी काल संबंधी विशेषता का बोध होता है। तो बस अब याद रखिएगा, आप वाक्य में जब कब लगाएं, क्रिया से पहले कब लगा दीजिए, और यदि आपको कुछ उत्तर मिल जाता है तो कालवाचक क्रिया विशेषण है। ध्यान रखिएगा, इसे हम उदाहरण से भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले मैंने लिख दिया है कब, यानी कि ये इसका ट्रिक है। तो जिन शब्दों से क्रिया के समय संबंधी विशेषता का बोध होता है, यानी कि क्रिया में समय संबंधी विशेषता का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं, विशेषण होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो ये काल संबंधी क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया में काल संबंधी विशेषता बताते हैं। जैसे हमने गुणवाचक विशेषण पढ़ा था, तो क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था कि संज्ञा या सर्वनाम के गुण संबंधी विशेषता यानी गुण संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं, संख्या संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, ठीक है, संख्या यानी संख्यावाचक। तो फिर से यानी आपको लोगों को रिमाइंड करवा रहा हूं मैं। तो क्रिया में क्या होता है, जब समय संबंधी विशेषता का बोध होता है तो उसे हम बोलते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। और ये कब, अब, आज, कल, सुबह, तो कल हो गया तो परसों भी हो जाएगा, सुबह तो शाम, दोपहर, रात्रि, अभी अभी, ठीक है, सदा यानी सर्वदा यानी हमेशा, पहले, पीछे, आगे, बाद में, पहली बार, ठीक है, एक बार, घड़ी घड़ी, ठीक है, रात भर तो दिन भर, वर्ष भर, क्षण भर, बार बार, शीघ्र यानी कि जल्दी, नित्य यानी हमेशा, ज्यों ही त्यों ही, ठीक है, ज्यों ही त्यों ही, एक बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, ये सब क्या है, काल संबंधी, ठीक है, यानी कि क्रिया संबंध, क्रिया विशेषण ये इसके अंतर्गत आते हैं। इसका मतलब है कि कहीं पर भी वाक्य में, अब ध्यान समझिएगा, ट्रिक है कि वाक्य में जहां पर भी क्रिया हो रही हो, उस क्रिया में क्रिया के पहले कब लगाइए, और यदि कब लगाने पर उत्तर मिल जाता है, यानी प्रश्नवाचक बनाना है कब लगा करके, और यदि क्या मिल गया, उत्तर मिल गया, तो कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। जैसे मैंने बताया था कि क्या लगा दीजिए, क्रिया से पहले क्या लगाइए, और यदि उत्तर मिलता है तो कौन सी क्रिया हो जाएगी, सकर्मक क्रिया। क्या का उत्तर नहीं मिलेगा तो अकर्मक। उसी तरह से यहां भी बता रहा हूं, कब लगाइए, उत्तर मिला तो कालवाचक। ठीक है, मुझे लगता है अब समझ में आ गया होगा। और हम क्या करेंगे, इनको हम उदाहरण के द्वारा भी पढ़ेंगे। इसके बाद है स्थानवाचक, यानी कि क्रिया में स्थान संबंधी जो है ना विशेषता का बोध कराता हो। ठीक है,
तो जिन शब्दों से क्रिया में स्थान संबंधी विशेषता का बोध होता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? स्थानवाचक बोलते हैं। क्रिया में स्थान संबंधी विशेषता का बोध होता है, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं क्या? स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। इनके हैं कहाँ, यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ, कहीं, यहीं, सर्वत्र, हर जगह, आगे, पीछे, बाहर, भीतर, आगे पीछे, अच्छा ये 2 बार लिख दिया गया है, कहीं कहीं, अन्यत्र, ठीक है, दूसरी जगह। तो इसका मतलब है कि ये सब वो शब्द हैं जो क्या हैं? हमें क्या बताते हैं? स्थान का बोध कराते हैं, ठीक है। अब यहां पर जब आप क्या करेंगे? क्रिया से पहले क्या लगा देंगे? कहाँ लगा देंगे? तो हमें स्थानवाचक यानी क्रिया विशेषण का बोध हो जाएगा। जैसे वो अन्यत्र चला गया, वो कहीं चला गया, ठीक है, वो बाहर चला गया, वो भीतर चला गया। तो यहां पर यह है वो कहाँ है? बाहर है। अब यहां पर यह जो है तो यानी कि कहाँ चला गया? अन्यत्र चला गया, कहीं चला गया, ठीक है, यहीं चला गया, वहां चला गया। तो ये सब क्या है? कहाँ का उत्तर ही है। समझ में आ गया? ईश्वर कहाँ व्याप्त है? तो ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है। यह ईश्वर क्या है? हर जगह व्याप्त है। समझ में आया? तो ये जो है कहाँ का जैसे आप क्या करते हैं? बोध होता है, वो स्थान का हमें यानी वो बोध कराता है। अब इसका तीसरा भेद है। तीसरा भेद इसे बोलते हैं परिमाणवाचक। ठीक है, तो परिमाण से आप क्या समझते हैं? नापने तौलने से, क्योंकि क्रिया को हम कभी गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। तो क्रिया की मात्रा का बोध हो सकता है, तो अधिक, ज्यादा, कम आदि जो भी है, ये जो है वो क्रिया की मात्रा को हम जांच सकते हैं, उसकी संख्या को जांच नहीं सकते। तो जिन शब्दों से क्रिया का परिमाण, ठीक है, क्रिया का परिमाण यानी कि माप तोल संबंधी विशेषता का बोध होता है, ठीक है, जिन शब्दों से क्रिया के परिमाण, ठीक है, या क्रिया का परिमाण, क्रिया के कर दीजिए ज्यादा सही हो जाएगा, ठीक है, क्रिया के परिमाण, ठीक है, यानी माप तोल संबंधी विशेषता का बोध होता है, उसे हम बोलते हैं परिमाणवाचक। जैसे इतना, उतना, कितना, जितना, थोड़ा थोड़ा, बारी बारी, क्रमशः, कम, अधिक, ज्यादा, पर्याप्त, काफी, केवल, जरा, बस, लगभग, बिल्कुल, कहाँ तक, जहाँ तक, पूर्णतया आदि। यानी कि जिसमें हम कितना लगाएं और हमें क्या हो जाए? उत्तर मिल जाए। तो जिसमें हम बोलते हैं कि परिमाण यानी कि माप तोल संबंधी विशेषता का पता चलता हो किसका? क्रिया के, उसे हम बोलते हैं परिमाणवाचक। अब परिमाणवाचक में हम शब्द क्या लगाते हैं? क्रिया से पहले लगाते हैं कितना, ठीक है, कितना लगाएंगे क्रिया से पहले, और यदि हमें कोई उत्तर मिल जाता है यानी कि कितना किसी शब्द को रिप्लेस कर रहा है, हटा रहा है, तो इसका मतलब है परिमाणवाचक है। और कितना का उत्तर नहीं मिल रहा है तो फिर क्या है? वो परिमाणवाचक नहीं है। तो परिमाणवाचकों में आते हैं इतना, उतना, कितना, जितना, थोड़ा थोड़ा, बारी बारी, क्रमशः, कम, अधिक, ज्यादा, पर्याप्त, काफी, केवल, जरा, बस, लगभग, बिल्कुल, कहाँ तक, जहां तक, पूर्णतया आदि आते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, उसे यह पाठ उतना ही याद है, ठीक है, उसे यह पाठ उतना ही याद है। अब यहां पर क्या करिए? लगाइए कि उसे कितना पाठ याद है? उतना ही याद है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? उतना को क्या कर रहा है? रिप्लेस कर रहा है कि नहीं है, ठीक है। तो यहां पर अब नल से थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है, ठीक है, तो नल से कितना पानी आ रहा है? तो थोड़ा थोड़ा आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तो कितना आ रहा है? थोड़ा थोड़ा आ रहा है।
ठीक है, उसके पास पर्याप्त धन है। ठीक है, उसके पास कितना धन है? तो पर्याप्त धन है। तो सभी का उत्तर क्या हो रहा है? आ रहा है। कितना लगाते ही क्या हो रहा है? उत्तर हमें मिल रहा है, इसलिए परिमाणवाचक हो जाएगा। अब इसके बाद है रीतिवाचक। रीतिवाचक का मतलब कैसे, यानी रीति जो बताते हैं, ठीक है, उसका। रीति का मतलब है ढंग। क्रिया के रीति का अर्थात क्रिया के ढंग का, करने के ढंग का, जिससे क्या होता है, यानी विशेषता का बोध चलता है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं रीतिवाचक। ठीक है, तो जिन शब्दों से क्रिया की रीति संबंधी विशेषता का बोध होता है, यानी कि क्रिया की रीति अर्थात करने के ढंग का, तो क्रिया की रीति, रीति का मतलब क्या चीज हो गया? करने का ढंग। ठीक है, करने का ढंग का जहां पर क्या होता है? बोध होता है, वही क्या हो जाता है हमारा? करने का ढंग। ठीक है, की विशेषता का बोध होता है। ठीक है, अर्थात क्रिया के ढंग का बोध होता है, उसे हम बोलते हैं रीतिवाचक। और एक बात याद रखिएगा कि प्रश्न पूछा गया था कि सर्वाधिक मात्रा में क्रिया विशेषण शब्द किस प्रकार के पाए जाते हैं। तो रीतिवाचक जो क्रिया विशेषण होते हैं, सबसे अधिक मात्रा इन्हीं की है। समझ में आया? रीतिवाचक क्रिया विशेषणों की संख्या सबसे अधिक है। तो ऐसे, कैसे, मानो, अचानक, परस्पर, आपस में, दरअसल, निसंदेह, सही, गलत, बेशक। अब सही है तो हाँ हाँ भी आएगा, गलत है तो नहीं नहीं या जी नहीं, जरूर, वस्तुतः, शायद, ठीक, यानी सही है तो ठीक भी आ जाएगा इसमें, सच, झूठ, इसलिए, तो, ही। अब देखिए आगे निपात, मात्र, भर, निपात आ गया, तक, निपात आ गया, धीरे धीरे, बूंद बूंद, यथासंभव आदि। फिर से एक बार देख लीजिए, ऐसे, कैसे, मानो, अचानक, परस्पर, आपस में, दरअसल, निसंदेह, सही, बेशक, जरूर, वस्तुतः, शायद, ठीक, सच, झूठ, इसलिए, तो, ही, मात्र, भर, तक, धीरे धीरे, बूंद बूंद, यथासंभव। ठीक है, ये जो है ना रीतिवाचक के उदाहरण है। और रीतिवाचक का हमें पता चलता है किस तरह से? कैसे। तो रीति यानी करने का ढंग का ही पता चलता है ना, कैसे। तो इसका मतलब है कि कैसे का उत्तर हमें जैसे मिलेगा, यानी कि जिस शब्द से मिल जाएगा, जिस वाक्य से मिल जाएगा, वही हमारा रीतिवाचक हो जाएगा। अब इसे जो है ना वाक्य में ही पूछा जाता है, अलग से नहीं पूछा जाता। वाक्य में क्रिया से पहले आप क्या करिए? कैसे लगाइए, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर रीतिवाचक शब्दों का है। ठीक है, यानी कि वह एकाएक दौड़ गया। ठीक है, तो कैसे दौड़ गया? तेजी से नहीं, एकाएक दौड़ गया। तो कैसे दौड़ गया? एकाएक दौड़ गया। अब ध्यान दीजिएगा, क्या वो कब दौड़ गया? तो एकाएक आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। वह कहां दौड़ गया? उत्तर आएगा? एकाएक नहीं आएगा। वो कितना दौड़ गया? तो भी नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ उत्तर मिलेगा आपका कैसे दौड़ गया, तो एकाएक दौड़ गया। ठीक है, तो ये हमारा वो था। अब इसमें आता है कुछ, ठीक है, इसके उदाहरण लिए हैं हमने, जिनमें कि हमें क्या करना है, आपको इन उदाहरणों को लेकर के और समझाना है, और आप लोग इनसे जो है अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि हम कैसे निकालते हैं। जैसे उधर भी मैंने क्या कर दिया है, आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, कि यहाँ पर कैसे आप निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। वह प्रतिदिन खेलता है। अब खेलता है ना, तो खेलता है कि पहले क्या करिए? कब लगाइए। वह कब खेलता है, तो क्या आता है? प्रतिदिन खेलता है। तो कब का उत्तर मिला ना,
जब कब का उत्तर मिल गया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कौन सा, कालवाचक। ठीक है। इसके बाद हमारा विद्यालय स्टेशन के पास है। हमारा विद्यालय कहाँ है, स्टेशन के पास है। आ गया उत्तर, तो कहाँ का उत्तर आया, अर्थात क्या हो जाएगा, ये स्थानवाचक हो जाएगा। ठीक है। क्या यहाँ पर हमारा विद्यालय कब है, उत्तर मिला नहीं। हमारा विद्यालय कितना है, मिला। हमारा विद्यालय कैसे है, उत्तर मिला नहीं मिला। सिर्फ और सिर्फ किसमें मिला, कहाँ से मिला, तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। इसके बाद है उसके पास पर्याप्त धन है। तो उसके पास कितना धन है, तो क्या है, पर्याप्त धन है। उसके पास कब धन है, कोई उत्तर नहीं। उसके बाद कहाँ धन है, कोई उत्तर नहीं। ठीक है। हाँ, ये हो जाता उसके पास घर में धन है। ठीक है, तो क्या हो जाता, उसके पास कहाँ धन है, तो घर में धन है, तो वहां क्या हो जाता, तो आपका स्थानवाचक हो जाता। ठीक है। इसके बाद है उसके पास कैसे धन है, तो पर्याप्त कैसे नहीं आएगा। ठीक है, तो कितना का ही उत्तर मिलेगा। इसके बाद है वह अचानक डर गया। तो कैसे डर गया, अचानक डर गया। किससे डर गया, नहीं, किससे जो है ना, वो आपका उत्तर इस क्रिया नहीं देगा। ठीक है, उसका उत्तर संज्ञा देगा। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा वो कैसे डर गया, अचानक डर गया। कितना डर गया, तो बहुत डर गया। यदि वह बहुत डर गया था तो कितना डर गया, बहुत डर गया, पर्याप्त डर गया। ठीक है, तो वो परिमाणवाचक हो जाता। ठीक है। इसके बाद अब यहां पर या वो दिन में डर गया, तो कब डर गया, दिन में डर गया, तो क्या होता, कालवाचक हो जाता। ठीक है। फिर कैसे डर गया, भूत से डर गया। ठीक है, यानी कि थोड़ा डर गया, अधिक डर गया, तो ये सब आपके क्या हो जाते हैं, अलग अलग क्रियाएं हो जाती हैं। वह अब पूर्णतया स्वस्थ है। कितना स्वस्थ है, तो पूर्णतया स्वस्थ है। क्या कब का उत्तर मिलेगा, नहीं। कहाँ का उत्तर मिलेगा, नहीं। कैसे का उत्तर मिलेगा, नहीं। अब जो है ना, यानी कि यहाँ पर हम जो है इन 1 2 3 4 5 हो गए उदाहरण, इनसे इतना समझ चुके हैं कि हम आसानी से निकाल सकें कि क्रिया विशेषण कौन सा है इसमें। ठीक है, तो हम जब कब का उत्तर मिल जाता है तो कौन सा हो जाता है, कालवाचक। कहाँ का उत्तर मिल जाता है तो हो जाता है स्थानवाचक। कितना का उत्तर मिल जाता है, परिमाणवाचक। कैसे का उत्तर मिल जाता है तो रीतिवाचक हो जाता है। ठीक है, यहां पर भी देख लीजिए कुछ यानी उदाहरण लिखे हैं। नल से पानी बूंद बूंद टपक रहा था, यानी टपक रहा है। तो नल से पानी कैसे टपक रहा है, तो बूंद बूंद। ध्यान रखिएगा, कितना नहीं, क्योंकि बूंद जो है ना कितने को नहीं देती है। बूंद 1 2 3 4 5 होता है, बूंद गिना जाता है। ठीक है, इसे नापा नहीं जाता है। बूंद को गिना जाता है, तो जब गिना जाता है तो परिमाण में नहीं आएगा। याद रखिएगा, परिमाण में सिर्फ माप और तौल आएगा। ठीक है। इसके बाद वे शीघ्र ही विद्यालय पहुंचने वाले हैं। ठीक है, ये कई बार उत्तराखंड में ग्रुप सी वगैरह में प्रश्न पूछा गया है। नल से पानी बूंद बूंद टपक रहा है, यहाँ कौन सा क्रिया विशेषण है, तो यहाँ पर है आपका रीतिवाचक। वे शीघ्र ही विद्यालय में पहुंचने वाले हैं, तो वे कब विद्यालय में पहुंचने वाले हैं, तो शीघ्र ही पहुंचने वाले हैं। तो कब का उत्तर मिला, तो यानी कि हमारा हो जाए कालवाचक। वो कहाँ विद्यालय में पहुंचने वाले हैं, उत्तर मिला नहीं। वे कितना विद्यालय में पहुंचना यानी पहुंचने पा रहे हैं, ठीक है, तो नहीं। ठीक है, यदि आप बोले शीघ्र ही तो बोल दोगे कि वो कितनी देर में पहुंचना चाहते हो, तो कितनी देर से क्या हो गया, समय तो हो गया। आप काल ही तो पूछ रहे हैं, तो कालवाचक हो गया। वे कैसे विद्यालय में पहुंचने वाले हैं, तो यहां तो कुछ नहीं बता रहे हैं ना। ठीक है, अब इसके बाद उसके पास केवल 10 रुपए हैं। ठीक है, उसके पास, ठीक है, अब यहां पर है उसके पास केवल 10 रुपए हैं। तो उसके पास कितने पैसे रुपए हैं, तो केवल 10 रुपए हैं, मात्र 10 रुपए हैं। ठीक है, तो केवल और मात्र ये किसका है, बीच में है। ठीक है, कितने का बता रहा है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो यानी कि आप केवल यानी कि जो है ये 10 रुपए हैं, आप संख्यावाचक कह सकते हैं। ठीक है, कि यहां पर संख्या लिया गया है। ठीक है, लेकिन ये संख्या नहीं है। 10 रुपए जो है ना परिमाण बताता है, 10 रुपए संख्या नहीं बताता। ठीक है, तो ये परिमाण है। अब इसका मतलब है कि क्रिया विशेषण जो है वो 4 प्रकार का होता है। कालवाचक कब लगाकर उत्तर मिल जाएगा, स्थानवाचक कहाँ लगाकर उत्तर मिल जाएगा, परिमाणवाचक कितना लगाकर उत्तर मिल जाएगा,
और यदि आपको इन तीनों से उत्तर नहीं मिला है तो फिर आपको करने की जरूरत ही नहीं है, तो फिर रीतिवाचक होगा। कैसे, खोजिए ही नहीं। कब खोज लीजिए, कहाँ खोज लीजिए, कितना खोज लीजिए। यदि तीनों में से किसी का एक उत्तर मिल गया तो फिर क्या है, तब इन तीनों में से होगा। यदि नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है चौथा हो जाएगा फिर रीतिवाचक, क्योंकि चार ही तो हैं। और मैंने बताया कि रीतिवाचक जो क्रिया विशेषण है इसके बहुत ही अधिक क्या है, बहुत ही अधिक इसके जो है यानी कि बहुत ही संख्या इनकी ज्यादा है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि कौन से किन क्रिया विशेषणों की संख्या सबसे ज्यादा है, तो सर्वाधिक कौन है, रीतिवाचक है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, आप तीन का निर्धारण कर लीजिए। यदि तीन नहीं मिल रहा है तो फिर चौथा अपने आप हो जाएगा, यानी कालवाचक कब, स्थानवाचक कहाँ, और परिमाणवाचक कितना। यदि इनसे कोई उत्तर नहीं मिलता तो रीतिवाचक सीधा सीधा आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज था हमारा क्रिया विशेषण। और मुझे लगता है कि मैं आप लोगों को समझाने में कुछ कुछ जो है वो मेरी कोशिश सफल रही होगी। तो आप लोग इसी प्रकार से क्या करिए, समझने की कोशिश करिए, रटिए मत। ठीक है, रटेंगे तो ये है, ये है, ये कितना रटेंगे, पता नहीं कौन सा, यानी वो वाक्य पूछ के, वाक्य के अंदर कौन सा शब्द डालकर पूछ ले। बस ये है कि आप कब, कहाँ, कितना और कैसे याद रख लीजिए, अपने आप क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा, आपका निकल करके आ जाएगा। ठीक है, कभी भी बेनी की वो भूलेगा नहीं। तो अब मिलते हैं, ठीक है, अगले सत्र में। तब तक के लिए आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए। ओके, मिलेंगे, ऑल द बेस्ट।